नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड रिवीजन सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हमारा ये 5वां पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के अंदर चले पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को यहाँ पे जानेंगे। इस टॉपिक को लेकर आपके यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, चाहे वो UKSSC का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो इस पूरे टॉपिक का यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे। जो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स आपके परीक्षा वाणी और अजय रावत के मैंने बनाए हैं, और इस तरीके से बनाए हैं, एक सीक्वेंस वाइज हमने इनको बनाया है ताकि इसको समझने में आसानी हो और इसके रिवीजन में आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलेंगे 1857 के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड में जो क्रांतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ 1857 से, इसको चलते हैं। देखिए, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसको माना जाता है? कालू मेहरा को माना जाता है। इनका संबंध बिसुंग गांव से था। ये गांव चंपावत में है, लोहा घाट में। ठीक है, यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन। बाद में जब ये एग्जाम हमारा हो जाएगा 31 वाला, उसके बाद इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी आपको केवल इसको रिवाइज करना है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी जो अजय रावत वाली सीरीज़ है वहाँ पर आप इसको डिटेल में अभी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है कालू मेहरा। इनका जो गांव है वो बिसुंग गांव है, लोहाघाट चंपावत में। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान एक संगठन बनाया था जिसे क्रांतिवीर संगठन कहा जाता है। प्रश्न बनता है, क्रांति के दौरान क्रांतिवीर संगठन किसने बनाया? कालू मेहरा ने। कालू मेहरा के मित्र थे अवध के नवाब वाजिद अली शाह, और उन्होंने ही इनको निमंत्रण किया था या इनको कहा था कि आप अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसे काम कीजिए या स्वतंत्रता के खिलाफ लड़िए। ठीक है, तो इनके मित्र कौन थे? अवध के नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1000 क्रांतिकारियों ने 1857 में 17 सितंबर 1857 में 1000 क्रांतिकारियों ने जो हल्द्वानी था उसके ऊपर कब्जा कर दिया था। क्वेश्चन बनता है, किस स्थान पे कब्जा किया? हल्द्वानी पर। कब किया? 17 सितंबर 1857 को। 1857 में ब्रिटिश कमिश्नर रैमजे था, और रैमजे ने यहाँ पे दमन के लिए भेजा मैक्सवेल को, और मैक्सवेल ने यहाँ आके क्रांति का दमन किया, और 18 सितंबर यानी कि अगले ही दिन वापस से हल्द्वानी अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। चलिए, 1857 के बाद जो आपकी प्रमुख घटना होती है वो है 1870। देखिए, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों को लेकर प्रश्न बनते हैं, उनको देखेंगे। सारे जो इंपॉर्टेंट आपके स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटनाएं हुई उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्विक रिवीजन के तौर पर। अब चलते हैं हम 1870 में। देखिए, डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में की गई। यह क्लब अल्मोड़ा में बनाया गया, और बाद में इसी क्लब की मदद से या इसी क्लब के द्वारा 1871 में एक अखबार निकाला गया, जिस अखबार को अल्मोड़ा अखबार कहा जाता था। ये अखबार साप्ताहिक था, और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि डिबेटिंग क्लब को अल्मोड़ा अखबार निकालने की जो सलाह दी थी वो किसने दी थी? तो एक अंग्रेज़ का नाम आता है विलियम मूर। ठीक है, तो विलियम मूर ने ये सलाह दी थी कि आपको अखबार भी निकालना चाहिए। उस समय शासन किसका चल रहा है? तो 1870 है, हेनरी रैमजे का। ठीक है, चलिए, ये जो अल्मोड़ा अखबार था ये साप्ताहिक था। इसके पहले संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत, ये आपको ध्यान रखना है। और 1913 में इस पत्र के संपादक बने बद्रीदत्त पांडे, और ये बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक थे। पहले संपादक, अंतिम संपादक कब बने? 1913 में। अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद हो गया, क्योंकि उस समय जो डेप्यूटी कमिश्नर थे लोमर्श, उनके साथ उनके खिलाफ बद्रीदत्त पांडे ने काफ़ी सारी चीज़ें उनके खिलाफ अखबार में छापी, जिसके कारण लोमर्श ने अल्मोड़ा अखबार के ऊपर काफ़ी सारा फाइन लगा दिया। ठीक है, जो वो देने में असमर्थ रहे, और उनको फिर बाद में बंद कर दिया गया। तो अल्मोड़ा अखबार बंद कब हुआ? 1918 में। उस समय डेप्यूटी कमिश्नर कौन था? लोमर्श था। संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया तो अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने 1918 से ही एक नया समाचार पत्र निकाला जो था शक्ति। यह जो शक्ति समाचार पत्र था 1918 में ही इसकी शुरुआत की गई, और ये समाचार पत्र देशभक्ति प्रेस से छपता था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कहाँ से छपता था। ठीक है,
ये बात हमने जो आपका कुमाऊं डिबेटिंग क्लब है, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब, उसको लेकर बात करी। ठीक है, ये सारी बातें। अगर आपको पूछा जाए जो गढ़वाल डिबेटिंग क्लब है ये कब बना, तो गढ़वाल डिबेटिंग क्लब आपका 1885 में बना। किसके द्वारा बनाया गया, तो खड़ग सिंह के द्वारा गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। तो डिबेटिंग क्लब का यहाँ पे किस्सा आपका पूरा खत्म होता है। अब चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए 1883 महत्वपूर्ण वर्ष आता है। भारत में उस समय जो वॉइसरॉय है वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में एक बिल लाया गया था जिसको कहा गया इल्बर्ट बिल। ठीक है, और इस बिल के समर्थन में एक बैठक या एक तरीके से सभा का आयोजन किया गया। किस जगह पर किया गया, अल्मोड़ा में। प्रश्न बन सकता है कि इल्बर्ट बिल के समर्थन में किस जगह पर एक सभा का आयोजन किया गया, ये थी अल्मोड़ा में, जिसका नेतृत्व कर रहे थे बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, इल्बर्ट बिल क्या था, तो देखिए उस समय जो ब्रिटिश कैदी होते थे या जो ब्रिटिश अपराधी हैं उनके ऊपर जो भारतीय न्यायाधीश है वो भी फैसला सुना सकता है, वो भी उनकी सुनवाई कर सकता है, ये कहा गया था इल्बर्ट बिल में। ठीक है, जिसका विरोध अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया लेकिन भारतीयों के द्वारा इस बिल का समर्थन किया गया। अब चलते हैं आगे। 1886 में कोलकाता का एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है कोलकाता में, और इस अधिवेशन से उत्तराखंड से भाग लेते हैं ज्वालादत्त जोशी। प्रश्न बनता है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से किसने भाग लिया था, तो ज्वालादत्त जोशी ने यहाँ पे भाग लिया था। ठीक है, 1886 में। चलिए, इसके बाद हैप्पी क्लब की स्थापना होती है 1886 के बाद। इंपॉर्टेंट वर्ष है आपका 1903। 1903 में अल्मोड़ा के अंदर हैप्पी क्लब की स्थापना की जाती है, जिसके अंदर योगदान होता है गोविंद बल्लभ पंत का। ज़्यादातर नाम इन्हीं का पूछा जाता है। क्वेश्चन बनता है अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी, गोविंद बल्लभ पंत 1903 में करी, और सहयोग हरगोविंद पंत का भी था। चलिए, अब अगले जो यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी ओर चलते हैं। अब है हमारे लिए रास बिहारी बोस। देखिए रास बिहारी बोस और देहरादून, इनका संबंध है और इनको लेके प्रश्न बन सकता है। देखिए 3 पॉइंट है, आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, जो रास बिहारी बोस थे ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका देहरादून में FRI है वहाँ पे कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा देहरादून में एक विला है टैगोर विला। टैगोर विला में रास बिहारी बोस और जो इनके साथी थे उन सभी की यहाँ पे सभाएं होती थी। तो क्वेश्चन बनता है टैगोर विला कहाँ है, ये आपके देहरादून में है। और लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय भारत का वॉइसरॉय था, इसके ऊपर बम फेंकने की जो योजना बनाई गई रास बिहारी बोस के द्वारा 1912 में, ये भी टैगोर विला में ही बनाई गई थी। तो ये 3 पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे गढ़वाल यूनियन के गढ़वाली पत्र को लेकर के। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए गढ़वाल यूनियन का जो गढ़वाली पत्र था इसको लेके क्या क्या पॉइंट्स हैं। चलिए, गढ़वाल यूनियन की बात करें तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में की गई। क्वेश्चन बनता है गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई, 1901 में। इसी गढ़वाल यूनियन के द्वारा 1905 में एक अखबार निकाला गया जिसे गढ़वाली कहा जाता था। ठीक है, तो स्थापना 1901 में हो रही है। इसने गढ़वाली नामक समाचार पत्र ये 1905 में निकाला। कहाँ से निकाला, देहरादून से निकाला, और इसके संपादक बनाए गए गिरिजादत्त नैथानी। तो ये आपको याद रखना है। इस पत्र को लेकर के ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आप उत्तराखंड में पत्रों के विकास या पत्र उस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण पत्र थे, कौन कब आया, उसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट के अंदर अजय रावत वाली सीरीज़ है, आप वहाँ पर जाके अजय रावत जी के नोट्स, जिनकी बुक है उसके पूरे नोट्स को कवर कर सकते हैं। पूरे पत्र आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। अब हम हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है 1910 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखिए 1911 से 17 का वो दौर था जब उत्तराखंड में व्यापक वन आंदोलन चले, और इस वन आंदोलन के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहीं से फिर जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो और ज़्यादा भड़कने लगा था। देखिए 1911 से 17 के बीच क्या क्या चीज़ें हुई। 1914 में गढ़वाल के जो वन थे इनको 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भाग, एक बना आपका उत्तर गढ़वाल और एक बना दक्षिण गढ़वाल। किसको बांटा, गढ़वाल के वनों को। आपको प्रश्न बन सकता है कि किस वर्ष गढ़वाल के वनों का विभाजन कर दिया गया, 1914 में। किस किस रूप में किया, तो उत्तर गढ़वाल के वन और दक्षिण गढ़वाल के वनों में। ठीक है, 1914 में विभाजन करने के बाद जो उत्तर गढ़वाल के लिए योजनाएं बनाई गई, उत्तर गढ़वाल के वनों के लिए ये योजना ओस्मोस्टन के द्वारा बनाई गई, और दक्षिण गढ़वाल के लिए जो योजनाएं बनाई वो भोला नाम के व्यक्ति ने बनाई।
इसके बाद इन दोनों का जो एकीकरण हुआ ये कब हुआ, तो इन दोनों का एकीकरण आपके 1924 में हो गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए 1914 में इनका विभाजन किया गया। 1916 में गढ़वाल के लिए जो उत्तर गढ़वाल था उसके लिए योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं ऑस्मोस्टन ने बनाई, दक्षिण गढ़वाल के लिए भोला ने बनाई और 1914 में ये जो दोनों गढ़वाल के वन थे, उत्तर गढ़वाल और दक्षिण गढ़वाल, दोनों का एकीकरण कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको जाननी है। इसके अलावा यहाँ पे हमने वन आंदोलनों की बात करी, तो वन आंदोलन को लेकर कुछ और प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड के अंदर वन प्रबंधन का जो पहला प्रयास किया गया, सबसे पहला प्रयास वन प्रबंधन करने का, वो जो उत्तराखंड के दूसरे कमिश्नर थे विलियम ट्रेल, उनके द्वारा किया गया। ट्रेल ने 1826 में जो साल के वन थे, ठीक है, साल वृक्ष, तो इनके ऊपर कटाई पे प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इसके बाद कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना की जाती है। कुमाऊं वन विभाग आप जानते हैं 1868 में बना। जो गढ़वाल वन विभाग था, गढ़वाल वन विभाग आपका 1869 में बना। जो ये कुमाऊं वन विभाग था 68 में बना। इसके बाद अगले ही साल 1869 में इसका जो प्रबंधन था वो किसको सौंप दिया गया या किसको इसके प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया, उसका नाम पूछा जा सकता है। उसका नाम था पियर्सन। ठीक है, तो पियर्सन को यहाँ पे कुमाऊं के वन प्रबंधन के लिए नियुक्त कर दिया गया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पूछी जाती है कि किस वर्ष जो बेकार भूमि होती थी उस बेकार भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया। तो बेकार भूमि को वन भूमि कब घोषित किया, ये 1893 में किया गया। ठीक है, और ब्रिटिश काल में जो बेकार भूमि होती थी उसको किस नाम से जाना जाता था, तो उस भूमि को केसर ए हिंद भूमि कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेकार भूमि को केसर ए हिंद भूमि कहते थे और इस भूमि को 1893 में वन भूमि घोषित कर दिया गया। ठीक है, एक और पॉइंट है, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके अगर आपको आता है। इसका आंसर मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि भूमि को ए, बी और सी इन 3 वर्गों में किसने बांटा था। कमेंट करिए अगर आपको इसका आंसर आता है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूं। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अल्मोड़ा कांग्रेस की तरफ, स्वतंत्रता आंदोलन पर वापस आते हैं। चलिए, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उत्तराखंड में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना या उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना, ये की गई 1912 में। ठीक है, 1913 में अगले ही साल स्वामी सत्यदेव ने शुद्ध साहित्य समिति का गठन किया अल्मोड़ा में 1913 में। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि शुद्ध साहित्य समिति ये बनी 1913 में, अल्मोड़ा में इसका गठन किया गया और किसके द्वारा किया गया, स्वामी सत्यदेव के द्वारा किया गया। इनसे मिलता ही जुलता एक नाम है सत्य प्रसाद रतूड़ी। ठीक है, तो सत्य प्रसाद रतूड़ी का नाम भी आपको याद रखना है। इन्होंने 1935 में टिहरी के अंदर बाल सभा की स्थापना करी थी। तो दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब चलेंगे होम रूल लीग आंदोलन की तरफ। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं, उनको देखेंगे। इसके बाद कुमाऊं परिषद की तरफ चलेंगे, फिर कुली बेगर आंदोलन की तरफ चलेंगे और फिर अंत के जो कुछ आंदोलन थे उनकी तरफ चलेंगे। सभी के जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ताकि आपका 31 का जो एग्ज़ाम है उससे पहले पूरा आपका रिविज़न हो सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको। देखिए, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में की गई। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, होम रूल लीग की स्थापना अल्मोड़ा में कब की गई, ये 1914 में की गई। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में की गई, एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में की गई। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। उत्तराखंड में 14 में की गई, तिलक ने अप्रैल 1916, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में इसकी स्थापना करी थी। जब इन्होंने अपनी लीग की स्थापना कर दी थी उसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने एक स्टेटमेंट दिया था जो पूछा जा सकता है आपको कि ये किसने कहा था। तो हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, तिलक वाली लीग खोली है। ये किसने कहा था, ये कहा था बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है,
इसके बाद जब होम रूल लीग स्थापित होने लगी तो आपको एक और होम रूल लीग याद रखनी है, क्योंकि ये पेपर में पूछी जा चुकी है। देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित करी स्वामी विचारानंद सरस्वती ने 1918 में। ठीक है, अभी पूछा गया था कि कहाँ पर स्थापित करी थी, देहरादून में। अगली बार पूछा जाएगा कब करी थी और किसने करी थी। ठीक है, चलिए अगला जो यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं बाल गंगाधर तिलक और बद्रीदत्त पांडे को लेकर के। देखिए बद्रीदत्त पांडे के गुरु माने जाते हैं, या बद्रीदत्त पांडे अपना गुरु मानते थे बाल गंगाधर तिलक को, और बाल गंगाधर तिलक से बद्रीदत्त पांडे 4 बार मिले, और 4 बार मिलने पर उन्होंने कहा कि ये मेरी 4 धाम की यात्रा थी, या मेरी 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई। तो आपको वो चारों जगहें याद रखनी है कि बद्रीदत्त पांडे कब कब इनसे मिले थे। सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक से बद्रीदत्त पांडे 1905 में मिले बनारस में, दूसरी बार मिले 1916 में, तीसरी बार मिले 1917 में, और चौथी बार मिले 1919 में। तो आपको ध्यान रखना है पहली बार 5, 16, 17 और 19 कहाँ कहाँ मिले। तो पहली बार बनारस, फिर लखनऊ, फिर कलकत्ता और फिर अमृतसर में इनकी भेंटें हुई। जब ये यहाँ पे मिले, चौथी बार मिले, इसी के बाद बद्रीदत्त पांडे ने कहा कि मैं उनसे 4 बार मिल चुका, मेरी 4 धाम की यात्रा आज पूरी हो गई। ठीक है, पूछा जा सकता है किस मुलाकात के बाद कहा था। अब चलेंगे कुमाऊं परिषद की ओर। कुमाऊं परिषद को लेकर भी लगातार प्रश्न बनते रहते हैं, इसके हम यहाँ पे सारी जानकारी देखेंगे, इसके अधिवेशनों की बात करेंगे, सब बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की गई और ये स्थापना नैनीताल में की गई। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, पूछा गया है कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना नैनीताल में होती है। ठीक है, और 1916 में ये स्थापना होती है। इसके अलावा कुमाऊं परिषद की जो पहली कल्पना की गई थी, यह किसके द्वारा की गई थी, पूछा जा सकता है। तो कुमाऊं परिषद की पहली कल्पना, यानी कि जो पहली बार किसने कहा था कि इस प्रकार का एक संगठन होना चाहिए जो उत्तराखंड के मुद्दों को उठाए, और उस समय उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, वो थी आपकी कूली बेगार प्रथा। ठीक है, तो देखिए, तो इसकी पहली कल्पना जो करी थी ये अल्मोड़ा अखबार ने करी थी अपने 1908 के अंक में। तो ध्यान रखना है कुमाऊं परिषद की स्थापना 16 में होती है नैनीताल में, और कल्पना इसकी अल्मोड़ा अखबार में होती है 1908 में। ठीक है, किस वर्ष के बाद अल्मोड़ा जो आपकी ये कुमाऊं परिषद है इसका नेतृत्व गर्म दल के हाथों में चला गया, पूछा जाएगा 1919 के बाद। ठीक है, चलिए अब हम कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों को यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं कि यहाँ पर कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ, किसकी अध्यक्षता किसने करी। देखिए कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन ये सितंबर 1917 में किया गया। ठीक है, आपको महीना याद नहीं रखना, आप केवल वर्ष याद रखिए। सितंबर 1917 में किया गया, अल्मोड़ा में पहला अधिवेशन हुआ। बहुत बार पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष बनाए गए जयदत्त जोशी। ठीक है, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में आयोजित हुआ 1918 में, और इसके अध्यक्ष थे तारादत्त गैरोला। तो दोनों बातें याद रखनी है, पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में, स्थापना हुई थी नैनीताल में, पहले के अध्यक्ष जयदत्त जोशी और 17 में, दूसरा अधिवेशन 18 के हल्द्वानी में और अध्यक्ष बने तारादत्त गैरोला। तीसरा अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में होता है। गढ़वाल में आयोजित हुआ एकमात्र कुमाऊं परिषद का अधिवेशन कौन सा है, तो वो है तीसरा अधिवेशन जो कि कोटद्वार में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी, ध्यान रखना है बद्रीदत्त पांडे नहीं, बद्रीदत्त जोशी तीसरे कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद इस अधिवेशन में क्या क्या चीज़ें हुई देखिए। इसी में कोटद्वार अधिवेशन में कुमाऊं परिषद के जंगलात संबंधी प्रस्ताव रखा गया। ये प्रस्ताव किसने रखा, तो प्रेम बल्लभ पांडे के द्वारा जो कुमाऊं परिषद का कोटद्वार अधिवेशन था वहां पे एक प्रस्ताव रखा गया जंगलात संबंधी, ये प्रेम बल्लभ पांडे ने रखा। इसी प्रकार कूली उतार संबंधी भी एक प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया, और ये प्रस्ताव मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा रखा गया। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, जंगलात संबंधी और ये दोनों प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में रखे गए, तो तीसरे अधिवेशन में जो 1919 में हुआ कोटद्वार में। ठीक है, चलिए
और किस किस ने रखा, दोनों याद रखने हैं। इसके अलावा ये 2 पॉइंट आपको और याद रखने हैं। कोटद्वार अधिवेशन को गुरु परंपरा के लिए जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न बनेगा कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गुरु परंपरा के लिए जाना जाता है, तो वो है आपका कोटद्वार अधिवेशन। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, बद्रीदत्त जोशी। और अगला पॉइंट जो यहां से बनता है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किस अधिवेशन को जाना जाता है, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी कोटद्वार अधिवेशन को जाना जाता है। तो दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, और जहां पर आप इस पॉइंट को लिखेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कोटद्वार अधिवेशन को जाना जाता है, वहीं पर यह भी लिख लेना कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रेरणा माना जाता है वो बद्रीदत्त पांडे को माना जाता है। तो ये सभी बातें तीसरे कुमाऊं अधिवेशन को लेकर के आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद होता है आपका चौथा कुमाऊं अधिवेशन, कुमाऊं परिषद का अधिवेशन। ये 1920 में हुआ, काशीपुर में इसका आयोजन हुआ और इसके अध्यक्ष बनाए गए हरगोविंद पंत। इनको लेकर केवल एक प्रश्न आपका बनता है, देखिए ये तो पूछेगा ही कब हुआ, कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन था। एक प्रश्न जो और बनता है वो ये बनता है कि जब कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया उस समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए कुली बेगार प्रथा जो थी ये 1921 में इसका समापन किया गया, 1921 में इसको बंद किया गया। 1920 में अध्यक्ष कौन है, हरगोविंद पंत। और अगला जो अधिवेशन होगा वो 1923 में होगा, वहां पे होंगे बद्रीदत्त पांडे। तो 20 से लेकर के 23 तक कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे, हरगोविंद पंत इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा अधिवेशन जो होता है कुमाऊं परिषद का, ये 1923 में आयोजित किया गया, टनकपुर में इसका आयोजन किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। आप जानते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो बद्रीदत्त पांडे ने कौन से कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करी, ये था आपका टनकपुर अधिवेशन 1923 में। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन आपको ऊपर पूछा था कि भूमि को ABC 3 वर्गों में किसने बांटा था, तो भूमि को ABC 3 वर्गों में एक अंग्रेज था जिसका नाम था नेल्सन। तो नेल्सन के द्वारा बांटा गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसका आंसर सही कमेंट किया होगा। अब चलते हैं कांग्रेस के जो कुमाऊं परिषद है इसके कांग्रेस विलय पर। 5 अधिवेशनों को हमने पढ़ा। कांग्रेस का माना जाता है कि यह छठा अधिवेशन था जो कि अल्मोड़ा में आयोजित किया गया 1926 में। ठीक है, और इसी अधिवेशन में जो कुमाऊं परिषद थी उसका विलय कर दिया गया कांग्रेस के अंदर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब किया गया, 1926 में। इसे ही कुमाऊं परिषद का छठा अधिवेशन माना जाता है। ये आपके अल्मोड़ा में हुआ और इसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा की गई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने कुमाऊं परिषद से रिलेटेड जितने भी बातें थी उनको यहाँ पे डिस्कस किया, सभी पॉइंट्स को देखा। अब चलते हैं गढ़वाल कांग्रेस की तरफ। देखिए वर्ष आया 1918 का। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की गई। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में 2 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है गढ़वाल केसरी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, इन दोनों ने गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना करी। अगले ही साल ये दोनों व्यक्ति जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन था वहां पे गए। इन्होंने कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न बनता है कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने वाले उत्तराखंडी कौन थे, तो वो थे आपके अनसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको 1919 को ही लेकर। आप जानते हैं 1919 में ही आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो होता है 13 अप्रैल 1919 में। इसी वर्ष दिसंबर के माह में 26 दिसंबर 1919 को इसी जलियांवाला बाग में बद्रीदत्त पांडे ने भाषण दिया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कब दिया, क्योंकि ऐतिहासिक घटना थी उस समय की जो हत्याकांड होता है, और वहां पे भाषण देते हैं बद्रीदत्त पांडे कब, 1919 में दिसंबर में। चलिए, रोलेट एक्ट के विरोध में काशीपुर में हड़ताल कब की गई, तो देखिए रोलेट एक्ट आया था उस समय जिसको काला कानून कहा जाता था, और इसके विरोध में काशीपुर में हड़ताल की गई 6 अप्रैल 1919 को, और अगले ही दिन अल्मोड़ा में भी हड़ताल की गई। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू उत्तराखंड कब आए, देखिए मोतीलाल नेहरू उत्तराखंड आए 1920 में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये उत्तराखंड कब आए थे, 1920 में उत्तराखंड आए थे।
अब बात करेंगे कूली बेगार प्रथा को लेकर के। देखिए हमने कुमाऊं परिषद की बात करी, अब आपके क्वेश्चन कूली बेगार प्रथा से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे। चलिए देखिए कूली बेगार में आपकी 3 प्रथाएं थी, कूली उतार, कूली बेगार, कूली बर्दियाश। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक बार प्रश्न बन भी चुका है कि कूली बर्दियाश में क्या दिया जाता था या क्या होता था। देखिए कूली उतार की जो प्रथा थी, कूली उतार में जो भी अंग्रेज यात्री आपके गांव में आएगा आपको उसके लिए निःशुल्क कूलियों की व्यवस्था करनी होती थी। यानी कि जब भी आएगा वो तो उसका सामान फ्री में उतारा जाएगा, सामान उसका कहां से कहां लेके जाना है, जहां वो रहेगा उसके लिए निःशुल्क कूली आपको उसको देने पड़ते थे। ठीक है। दूसरी प्रथा थी कूली बेगार। कूली बेगार के तहत निःशुल्क कार्य करवाया जाता था, यानी कि जब तक वो वहां पे रहेगा आपके गांव में तो उसका सारा जो ध्यान आपको रखना होगा, उसके लिए आपको निःशुल्क व्यक्ति प्रोवाइड करवाने होते थे। एक तरीके से देखा जाए तो निःशुल्क में आपको उनको नौकर प्रोवाइड करवाने होते थे। ठीक है, निःशुल्क में कार्य करवाना। और तीसरी जो प्रथा थी इसके तहत वो थी कूली बर्दियाश। कूली बर्दियाश के तहत जो भी वहां पे रहेगा तो उसको फ्री में पूरा राशन देना पड़ेगा। ठीक है, उस व्यक्ति को वहां के निवासियों द्वारा फ्री में राशन देना पड़ेगा। तो ये थी आपकी कूली बेगार प्रथा, जिसके तहत ये 3 प्रथाएं थी। कूली उतार, निःशुल्क कूली देने पड़ेंगे। कूली बेगार, काम करने के लिए निःशुल्क बंदे देने पड़ेंगे। और कूली बर्दियाश, खाने पीने की चीज़ें जो निःशुल्क राशन है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। कूली बेगार प्रथा को खत्म करने के लिए ट्रेल ने भी कुछ कोशिशें करी थी। क्वेश्चन बनता है कि कूली प्रथा को खत्म करने के लिए खच्चर सेना का निर्माण किसने करवाया था। तो कूली प्रथा को खत्म करने के लिए खच्चर सेना विलियम ट्रेल के द्वारा बनाई गई थी। अपने शासनकाल में 1822 के करीब इसने ये सेना बनाई थी। ठीक है, खच्चर सेना। इसी प्रकार कूली प्रथा को खत्म करने के लिए या कूली प्रथा के अंदर जो आम नागरिक थे उनको राहत देने के लिए हेनरी रैमजे ने भी प्रयास किया। हेनरी रैमजे ने इस काम में जो कैदी होते थे, जेल के कैदी, उनको लगाना शुरू करा। तो प्रश्न बनता है कूली के काम में कैदियों को लगाना किसने शुरू किया। ये था हेनरी रैमजे। तो दोनों को आपको याद रखना है, खच्चर सेना बनाई थी ट्रेल ने और जेल के कैदियों को लगाया था रैमजे ने। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन 1903 में यहाँ पे आए थे उत्तराखंड में और इनको कूली प्रथा की जानकारी गौरीदत्त बिष्ट और नारायण दास ने दी। तो क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड कर्जन किस वर्ष आए। 1903 में आए। उस समय भारत के वायसरॉय थे और इनको इस प्रथा के बारे में जो जानकारी दी गई वो दी गौरीदत्त बिष्ट और नारायण दास ने। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कूली बेगार प्रथा का अंत किया गया। 13-14 जनवरी को 1921 में सरयू नदी के तट पर कूली बेगार प्रथा को अंत कर दिया गया। अंत किस तरीके से किया गया, तो देखिए विशाल जनसभा वहां पे आयोजित की गई, बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में की गई और उसके बाद वहां पे उनके द्वारा शपथ ली गई कि आज के बाद कूली बेगार में हम अपने लोगों को यहाँ पे नहीं लगाएंगे। और जितने भी रजिस्टर होते थे उस समय हिसाब किताब रखने के कि कौन कूली में आया, इस महीने कौन आया, पूरा जो जानकारी होती थी कूलियों के जिस रजिस्टर में, उस रजिस्टर को सरयू नदी में बहा दिया गया और इस प्रकार उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा का अंत कर दिया गया। तो प्रश्न बनता है कब किया, कौन सी नदी के तट पर किया, तो ये किया सरयू नदी में 1921 में, सरयू नदी के तट पर 21 में 13-14 जनवरी को बागेश्वर में। किसके नेतृत्व में हुआ, बद्रीदत्त पांडे। और इसी घटना के बाद उनको कुर्मांचल केसरी की उपाधि भी दी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हमने कूली बेगार प्रथा के अंत की बात करी। कूली बेगार जो ये आंदोलन शुरू हुआ, मुख्यतः ये माना जाता है कि 1903 में अल्मोड़ा में एक गांव है खतियाड़ी गांव। तो खतियाड़ी गांव के कुछ ग्रामीणों ने कूली प्रथा या जो कूली बेगार है वो देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो वहां से इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है 1903 का अल्मोड़ा का जो खतियाड़ी गांव है। उसके बाद वो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कूली प्रथा थी उसको अमान्य घोषित कर दिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आई थिंक 1906 के करीब उन्होंने इसको अमान्य घोषित किया था। चलिए, कूली बेगार प्रथा को लेकर और क्वेश्चन बनते हैं कूली आंदोलन को लेकर के कि असहयोग आंदोलन की पहली ईंट किसे माना जाता है। तो असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कूली आंदोलन को माना जाता है। रक्तहीन क्रांति किसको कहा जाता है, तो रक्तहीन क्रांति भी कूली आंदोलन को कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी हैं। और जब कूली प्रथा का अंत किया गया 1921 में, उस समय कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो डिप्टी कमिश्नर थे
डायबल। ठीक है, डायबल उस समय बद्रीदत्त पांडे के साथ में ही थे और डायबल उनको लगातार कह रहे थे कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे, ये करेंगे, सारी चीज़ें। तो आपको ध्यान रखना है उस समय डिप्टी कमिश्नर कौन था, डायबल था। और उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो आप जानते हैं 1914 से लेकर के 1924 तक कमिश्नर कौन रहता है, पी विंडम उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था। ठीक है, चलिए अगला है आपका यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है मोहन सिंह मेहता की गिरफ्तारी। मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए। ठीक है, 1921 में इनको धारा 107 के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जो आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गए वो थे मोहन सिंह मेहता। अब बात करेंगे नेहरू और गांधी जी की कुमाऊं यात्रा से जुड़े हुए जो प्रश्न बनते हैं उनको लेकर के। ठीक है, इसके बाद नमक आंदोलन पे चलेंगे और फिर हम भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, नेहरू और गांधी जी कुमाऊं में आए 14 जून से लेकर के 2 जुलाई 1929 में। आपको वर्ष याद रखना है, हाल ही में पूछा गया था गांधी जी कुमाऊं कब आए, 1929 में कुमाऊं में आए थे। ठीक है, गांधी जी ने 12 दिन कौसानी में रुके थे। महात्मा गांधी जब उत्तराखंड में आए, कुमाऊं में आए, तो 12 दिन ये बागेश्वर में कौसानी में रुके और उसी दौरान इन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। ठीक है, और यहीं पर महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग नाम से गीता पर अपनी भूमिका भी लिखी। ठीक है, जहां पर इन्होंने इस भूमिका को लिखा उसको बोला गया अनाशक्ति आश्रम। ठीक है, तो प्रश्न बनता है राज्य में अनाशक्ति आश्रम कहाँ है, तो बागेश्वर में है। ठीक है, और गांधी जी 16 से 24 अक्टूबर के बीच 1929 में ही कहाँ आए, गढ़वाल में भी आए थे। ठीक है, हालांकि गढ़वाल में वो इससे पहले आ चुके थे, 1916 में महात्मा गांधी देहरादून आए थे। अब बात करेंगे नमक सत्याग्रह को लेकर। देखिए, नमक सत्याग्रह जब शुरू किया महात्मा गांधी ने, दांडी मार्च शुरू किया, तो उसमें महात्मा गांधी के साथ उत्तराखंड से 3 व्यक्ति शामिल थे। इनके नाम पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहले व्यक्ति थे आपके ज्योतिराम कांडपाल, दूसरे व्यक्ति थे भैरवदत्त जोशी और तीसरे थे आपके गोरखावीर खड़क बहादुर। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। ये 3 व्यक्ति महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में शामिल थे। ठीक है, तीनों का संबंध उत्तराखंड से है। इन दोनों के आपको नाम याद रखना है और इनको लेकर के 1-2 प्रश्न और बनते हैं। ज्योतिराम कांडपाल को लेकर के उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल ये पेशे से क्या हैं, तो ये पेशे से एक टीचर थे। ठीक है, तो प्रश्न याद रखना कि ज्योतिराम कांडपाल पेशे से एक अध्यापक थे। दूसरा प्रश्न इनको लेकर यह पूछा जाता है कि गुजरात में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धरना देने वाले उत्तराखंडी कौन थे, तो वो थे आपके ज्योतिराम कांडपाल। और तीसरा प्रश्न ये बनता है कि अल्मोड़ा के देघाट के अंदर एक मंदिर बनाया गया है, एक आश्रम बनाया गया है, उद्योग मंदिर आश्रम। ठीक है, तो देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम, इसकी स्थापना किसने करी, तो ये करी है ज्योतिराम कांडपाल ने। ठीक है, देखिए मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, लिखने में थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पे होती है, तो आप इसको, जो मैं कहता हूँ आप इसको नोट ज़रूर कर दीजिएगा, करते रहिएगा। मैं कोशिश करता हूँ लिखने की, लेकिन आप जानते हैं मोबाइल पे थोड़ा लिखना मुश्किल होता है, तो आप इसको ध्यान रखना। ज्योतिराम कांडपाल ने अल्मोड़ा के देघाट में एक आश्रम की स्थापना करी जिसका नाम था उद्योग मंदिर आश्रम। ठीक है, उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना इन्होंने करी। अब चलेंगे आगे। ब्रिटिश गढ़वाल का जो पहला राजनीतिक सम्मेलन होता है वो कहाँ पर होता है, तो ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में दुगड्डा में हुआ। और दुगड्डा को किसने अपने खेतों में बसाया, ये क्वेश्चन भी बनता है, तो पंडित धनीराम मिश्र ने दुगड्डा को बसाया था। ठीक है, दुगड्डा किन नदियों के संगम पर बसा है, तो ये आपने बताना है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, दुगड्डा कौन कौन सी नदियों के संगम पर बसा हुआ है। इसके बाद हम चलेंगे पेशावर कांड की तरफ, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पेशावर कांड की घटना जो थी ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, पेशावर कांड ये 23 अप्रैल 1930 को घटित हुआ। इसके दौरान क्या हुआ, तो इस कांड में जो निहत्थे अफगान आंदोलनकारी थे, ठीक है, पेशावर के अंदर एक बाजार है किस्सा खानी बाजार, यहाँ पे अफगान आंदोलनकारी थे जो आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनके ऊपर जो उस समय ब्रिटिश अधिकारी था वहाँ पे, जिसका नाम था कैप्टन रिकेट, कैप्टन रिकेट ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, लेकिन जो वहाँ पे गढ़वाल राइफल्स थी उसने गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसी घटना को पेशावर कांड कहा जाता है। ये घटना 23 अप्रैल 1930 को हुई। स्थान था किस्सा खानी बाजार, पेशावर। ठीक है,
उस समय जो अफगान आंदोलनकारी थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उन आंदोलनकारियों का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। पेशावर कांड के नायक कौन थे? तो चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के नायक थे। इनका संबंध 2/18 गढ़वाल राइफल्स से था और उस समय जो संबंधित ब्रिटिश अधिकारी था वो कौन थे? तो वो था कैप्टन रिकेट, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, ये सारी बातें मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखी हैं ताकि आपको याद और रिवीजन आपका अच्छे से हो सके। इस घटना से प्रभावित होकर पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने करी थी? क्वेश्चन बन सकता है, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, अब चलेंगे गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड की तरफ। तो कुछ महत्वपूर्ण कांड है जो पूछे जा सकते हैं। देखिए, गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड ये 1930 में हुआ और इससे जो व्यक्ति संबंधित हैं वो हैं आपके भवानी सिंह रावत। ठीक है, ये था गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड। इसके अलावा एक और कांड हुआ, मद्रास बम कांड। ये हुआ आपके 1933 के करीब हुआ। ठीक है, 1930-35 उसी दशक में ये हुआ और इंद्र सिंह यहाँ पे इस कांड से संबंधित थे। अब देखिए, इंद्र सिंह को लेकर थोड़ा सा विवाद है। इनको कहीं पर इंद्र सिंह नयाल लिखा गया है, कहीं पर इनको इंद्र सिंह गढ़वाली लिखा गया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे आप इतना याद रखिए, इंद्र सिंह है, आपको दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, नयाल और गढ़वाली दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, मद्रास बम कांड से संबंधित व्यक्ति कौन है? इंद्र सिंह, और ऑप्शन के आधार पर आपको टिक करना है कि नयाल हैं या गढ़वाली हैं। ठीक है, इसी प्रकार ऊटी बैंक कांड को लेकर को एक संबंधित व्यक्ति है, उनका नाम आपको याद रखना है बच्चूलाल भट्ट। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, तीन है, तीनों घटनाएं आपको याद रखनी हैं। जो गड़ौदिया वाले हैं वहां पे भवानी सिंह रावत है, मद्रास में इंद्र सिंह है और ऊटी बैंक कांड में बच्चूलाल भट्ट हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में जो महिलाएं थीं उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। देखिए, अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराया गया, किसके नेतृत्व में? तो अल्मोड़ा नगर पालिका पे तिरंगा बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में फहराया गया था। इसमें इनकी कुछ साथियां भी थी। कौन कौन थी इनकी साथियां? तो देखिए, कुंती वर्मा, जीवंती मंगला और रेवती। तो ये कुछ महिलाएं थी जो इनके साथ थी और इन्हीं के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा फहराया गया था। ठीक है, फरवरी 1932 में 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल में भेजा गया। प्रश्न बन सकता है इनमें से किस वर्ष 8 महिलाओं को पकड़कर फतेहगढ़ जेल में भेजा गया? 1932 में। और जो इनकी साथी थी कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दे दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि 1930-32 के समय में जब नमक आंदोलन चल रहा था, उस समय जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो किस महिला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो वो थी आपकी कुंती वर्मा। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे आप बात करेंगे आगे चल के कि क्या चीज़ें हुई। देखिए, 1937 में अब हम आ जाते हैं। 1937 में महात्मा गांधी के एक शिष्य थे शांतिलाल त्रिवेदी। शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 में अल्मोड़ा के चनौदा में, ठीक है, चनौदा के अंदर इन्होंने एक गांधी आश्रम की स्थापना करी। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने करी थी? ये करी शांतिलाल त्रिवेदी ने। कब करी? 1937 में। और इस आश्रम को बंद कर दिया गया 2 सितंबर 1942 को। तो ये सारी बातें गांधी आश्रम को लेकर के आपको याद रखनी है। गांधी आश्रम कहाँ खोला गया? अल्मोड़ा के सोमेश्वर के चनौदा में। ठीक है, किसने खोला? शांतिलाल त्रिवेदी ने 37 में खोला और 2 सितंबर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस आश्रम को बंद कर दिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है शांतिलाल त्रिवेदी को लेकर। शांतिलाल त्रिवेदी ने एक व्यक्ति को मातृभूमि के सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा दी थी। तो शांतिलाल त्रिवेदी ने किसे कहा था कि वो मातृभूमि के एक सेवक हैं, सच्चे सेवक हैं? वो कहा था मोहन लाल शाह को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलेंगे, महात्मा गांधी जी की शिष्याएं थी जो उत्तराखंड में आए थे। 2 शिष्याएं थी, दोनों के बारे में बात करेंगे और फिर चलेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के तरफ। ठीक है, चलिए। गांधी जी की पहली शिष्या सरला बहन जो यहाँ पे आई, उत्तराखंड में आई। ठीक है, 1941 में माना जाता है कि ये उत्तराखंड में आई और कौसानी में इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी। तो गांधी जी की शिष्या सरला बहन, इनका मूल नाम था कैथरीन हाइलमन। ठीक है, ये कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करते हैं और बाद में इन्होंने वहाँ पे आके महिलाओं को प्रेरित करना शुरू करा और इन्हीं की प्रेरणा से एक महिला प्रभावित हुई जिनका नाम था तुलसी देवी। तो आपको ध्यान रखना है तुलसी देवी किससे प्रभावित थी?
तुलसी देवी आपके जो सरला बहन है इनसे प्रभावित थी और इन्होंने फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया और एक नारा दिया तुलसी देवी ने, रो नहीं आगे बढ़ो। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए सरला बहन आई, वास्तविक नाम है कैथरीन हाइलमन, इनसे प्रभावित हुई तुलसी देवी और तुलसी देवी ने फिर कार्य करने शुरू किए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, ठीक है। और इसी दौरान इन्होंने एक नारा दिया, रो नहीं आगे बढ़ो। प्रश्न बनता है ये नारा किसने दिया? तुलसी देवी ने, ठीक है। सर्वोदय का प्रचार प्रसार करने वाली दो महिलाएं जिनका संबंध लक्ष्मी आश्रम से था, वो महिलाएं कौन हैं? तो ये हैं आपकी कमला और बसंती। ये जो दोनों बहनें थीं ये आपके लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई थी, सरला बहन के साथ जुड़ी हुई थी और इन्होंने सर्वोदय का प्रचार और प्रसार किया था, ठीक है। अब बात करेंगे महात्मा गांधी जी की दूसरी शिष्य के बारे में। महात्मा गांधी की दूसरी शिष्य थी मीरा बहन। पहली थी सरला बहन, दूसरी थी मीरा बहन। सॉरी, मीरा बहन का जो वास्तविक नाम है ये था मैडेलिन स्लेड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मैडेलिन स्लेड, और इन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना करी थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौसानी में सरला बहन ने करी, ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना मीरा बहन ने करी जिनका नाम है मैडेलिन स्लेड। अब आ जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ। उस दौरान कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं कमिश्नर था उस समय एक्टन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं का कमिश्नर एक्टन था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो लोग गिरफ्तार हुए उनकी मुफ्त पैरवी किसने करी थी? फ्री में उनकी अगुवाई किसने करी? वो करी थी इंद्र सिंह नयाल ने, ठीक है। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई सारे गोलीकांड होते हैं उत्तराखंड में, उनकी हमको जानकारी यहाँ पे रखनी है। तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले देवघाट गोलीकांड। आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन आपका 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। ठीक 9 दिन के बाद 18 अगस्त 1942 को उत्तराखंड में एक गोलीकांड हुआ, अल्मोड़ा में देवघाट गोलीकांड। इस गोलीकांड में हीरामणि और हरिकृष्ण ये दोनों यहाँ पे शहीद हो गए थे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, देवघाट गोलीकांड कब हुआ? 18 अगस्त को हुआ। कौन कौन इसमें शहीद हुए, ठीक है। इसके बाद सालम गोलीकांड हुआ। सालम गोलीकांड ये हुआ आपके उसके 7 दिन के बाद, यानी कि 25 अगस्त 1942 को सालम गोलीकांड यहाँ पे हुआ। इसके दौरान क्या क्या हुआ? तो देखिए टीका सिंह और नरसिंह धानक ये यहाँ पे शहीद हुए इस गोलीकांड में। इसके दौरान अब सालम को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनता है, मिलते जुलते फैक्ट हैं सभी के सभी। देखिए सालम गोलीकांड हमने बात करी, यहाँ पे हमने शहीदों की बात करी। सालम की क्रांति का प्रेरणता किसे कहा जाता है? तो सालम की क्रांति का प्रेरणता राम सिंह आज़ाद को कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। राम सिंह आज़ाद सालम की क्रांति के बाद इनको गिरफ्तार किया गया बद्रीनाथ से और इनका जो केस लड़ा, इनके जो वकील बने वो बने गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है। गोपाल स्वरूप पाठक आगे जाके भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे, ये आपको इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो सालम की क्रांति का प्रेरणता राम सिंह आज़ाद बद्रीनाथ से ये गिरफ्तार हुए और इनके जो वकील थे वो थे गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक को इनका वकील बनाने में जो मुख्य भूमिका निभाई या गोपाल स्वरूप पाठक से इनका वकील बनने के लिए जो सिफारिश करी गई वो इंद्र सिंह नयाल की तरफ से करी गई थी, ठीक है। सालम में राजनैतिक चेतना के जनक किसे कहा जाता है? तो सालम में राजनैतिक चेतना का जनक राम सिंह धोनी को कहा जाता है, ठीक है। और राम सिंह धोनी को ही भारत माता का सच्चा सपूत भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं राम सिंह धोनी के, ठीक है। सालम के भगत सिंह किसको कहा जाता है? तो सालम के भगत सिंह माने जाते हैं प्रताप सिंह बोरा। ये सभी नाम उपनाम सालम गोलीकांड से जुड़े हुए हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब चलेंगे सल्ट गोलीकांड की तरफ। देखिए सल्ट गोलीकांड ये 5 सितंबर 1942 को हुआ। 5 सितंबर को हुआ, इसीलिए आज भी अल्मोड़ा का जो सल्ट क्षेत्र है, खुमार क्षेत्र है, वहाँ पे 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। अब इसको लेके क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे गोली किसने चलवाई थी? तो देखिए सल्ट गोलीकांड में गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो उस समय के वहाँ के SDM जॉनसन ने दिया था, ठीक है। और इस गोलीकांड में गंगाराम, खीमादेव और
चूड़ामणि और बहादुर सिंह, ये सभी यहाँ पे शहीद हो गए थे। ठीक है, इस घटना को, जो ये सल्ट की घटना है, इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था महात्मा गांधी ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड का बारदोली या कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है। और अगर गढ़वाल का बारदोली पूछेगा तो गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को कहा जाता है। ठीक है, गुजड़ू की घटना को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। शहीद स्मृति दिवस की हमने बात करी कि 5 सितंबर को आज भी कुमाड़ क्षेत्र में ये मनाया जाता है। ठीक है, शहीद स्मृति दिवस। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे शिलांगी के अंदर, गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में शिलांगी है जिले के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना सदानंद कुकरेती के द्वारा की गई। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना देवकीनंदन पांडे और भगीरथ पांडे की तरफ से की गई। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब चलेंगे हम उत्तराखंड। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद उत्तराखंड में उतनी ज़्यादा गतिविधियां नहीं हुई स्वतंत्रता को लेकर के। उसके बाद भारत यहाँ पे सीधा स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 42 के बाद ज़्यादातर जो फोकस था वो टिहरी राज्य मंडल की तरफ आपका चला जाता है। ठीक है, जब श्रीदेव सुमन की यहाँ पे एंट्री हो जाती है। तो उस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे जब हम टिहरी का भारत में विलय पढ़ेंगे और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बारे में देखेंगे। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन हमने कुछ दिन पहले ही कवर किया था, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको उसको दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है कि आप उस वीडियो से उसको पढ़ लेंगे। वहाँ पे मैंने आपको पूरा उत्तराखंड जो राज्य आंदोलन है, शुरुआत से लेकर के राज्य गठन तक पूरा मैंने उसको बताया था। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि उसके शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत है या आप उसका रिवीजन वहीं से कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। टिहरी राज्य आंदोलन जरूर हम पढ़ेंगे, उसकी भी जल्दी ही वीडियो आएगी। अब बात करते हैं जो आज़ाद हिंद फौज थी, उसमें उत्तराखंड के कौन कौन से सैनिक थे, क्या क्या चीज़ें उस समय, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। देखिए, आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के लगभग 2500 सैनिक थे। लगभग 12% सैनिक जो आज़ाद हिंद फौज में थे वो उत्तराखंड के थे। उस समय सुभाष चंद्र बोस के जो निजी सहायक बनाए गए वो बुद्धि शरण रावत को सुभाष चंद्र बोस का पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा कर्नल बनाया गया जो आज़ाद हिंद फौज में वो थे आपके पितृशरण रतूड़ी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आज़ाद हिंद फौज में कर्नल बनाए जाने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे, पितृशरण रतूड़ी थे। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का ट्रेनिंग स्कूल था, उसका कमांडर किसे बनाया गया, वो बनाया गया सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को, इसका कमांडर यहाँ पे बनाया गया। और जो सुभाष चंद्र बोस की अंगरक्षक बटालियन थी, ठीक है, उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, उनका कमांडर किसको बनाया गया, तो मेजर देव सिंह दानू को सुभाष चंद्र बोस की जो अंगरक्षक बटालियन थी, बॉडीगार्ड उनके जो थे, उसका कमांडर इनको बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद वीर केसरी चंद को लेकर के यहाँ पे एक अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए, वीर केसरी चंद आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए 1942 में और 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद को फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, इसीलिए 3 मई को हर साल चक्राता में आपका इनके स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारा उत्तराखंड के अंदर जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, वहाँ से लेकर क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी हमने यहाँ पे क्विक रिवीजन में किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। 2 बातें आपको और याद रखनी है। देखिए, उस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के किस व्यक्ति को देशभक्त की उपाधि दी गई या देशभक्त कहा जाता था, तो विक्टर मोहन जोशी को देशभक्त कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा विक्टर मोहन जोशी को महात्मा गांधी ने ईसाई समुदाय का उत्कृष्ट पुष्प भी कहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और पॉइंट आपको याद रख लेना है कि उत्तराखंड में लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हैं आपके स्वतंत्रता सेनानी हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत को लोक नायक के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। और एक प्रश्न और है कि आर्य समाजी पंडित किसको कहा जाता है, तो आर्य समाजी पंडित बच्चीराम आर्य को कहा जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्विक रिवीजन हमने यहाँ पे किया पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को। 1857 से हमने शुरू किया और सीक्वेंस वाइज एक एक टॉपिक को रिलेटेड क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चले। पहले हमने डिबेटिंग क्लब से सारे क्वेश्चनों को देखा, अल्मोड़ा अखबार के देखा, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको प्रश्न पसंद आया है, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।